हेलो फ्रेंड्स, मैं कामनी प्रजापति आप सभी का केआर क्लासेस में स्वागत करती हूं। आज मैं आप सभी के लिए बीकॉम फर्स्ट ईयर का ब्रांच अकाउंट चैप्टर लेकर आई हूं। ब्रांच अकाउंट बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि ब्रांच क्या है। देखो, वर्तमान का जो समय है उसमें व्यवसाय का तेजी से विकास हो रहा है। यातायात और संचार के साधनों का भी विकास हो गया है। वो एक ही स्थान तक ना जाकर अलग अलग देश विदेश सभी जगह जा सकते हैं। तो ऐसे में व्यापारिक संस्थाएं क्या करती हैं, वो अपने व्यापार को एक स्थान तक सीमित ना रखकर नगर के कई स्थानों, देश के विभिन्न भागों तथा विदेशों तक बढ़ाना चाहती हैं। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वो विभिन्न स्थानों पर अपने व्यवसाय को खोलना चाहती हैं, स्थापित करना चाहती हैं, जिन्हें शाखाएं कहते हैं। तो सीधी सी भाषा में हम बोल सकते हैं कि यदि व्यापार को एक स्थान तक सीमित ना रखकर अपने ही उसी व्यापार को किसी और जगह पर स्थापित करना, अपने ही देश में या विदेश में या किसी दूसरे शहर में स्थापित कर देना ही क्या है, शाखा। यानी कि एक शाखा जैसे सिकंदराबाद में बोल सकते हैं और उसी व्यापार को हमने अपने खुर्जे में खोल दिया या बुलंदशहर में खोल दिया तो वो उसकी क्या हो गई, शाखा हो गई। तो अब मैं आपको बताती हूँ ब्रांच अकाउंट क्या है। मुख्य कार्यालय एवं शाखा, यानी कि जो मेन ऑफिस है एवं शाखा, शाखा एवं ग्राहक तथा किन्हीं दो शाखाओं के मध्य संपन्न किए गए व्यवहारों को अभिलेखित, यानी कि लिखना, अभिलेखित करने के लिए प्रधान कार्यालय एवं शाखा द्वारा रखे जाने वाले लेखों को शाखा खाते कहते हैं। तो दो शाखाओं के मध्य या शाखा एवं ग्राहक के मध्य जो भी व्यवहार होते हैं उनको अभिलेखित करने के लिए, यानी कि रिकॉर्ड रखने के लिए प्रधान कार्यालय और शाखा द्वारा जो लेखे किए जाते हैं उन्हीं को कहते हैं हम शाखा खाते। या एक लाइन में बोल सकते हैं, शाखाओं से संबंधित लेखों को शाखा खाते कहते हैं। यानी कि जो शाखाओं से संबंधित लेखे होते हैं उसी को शाखा खाते कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी शाखा का वर्गीकरण। ये शाखा का वर्गीकरण है। देखो, ये शाखाएं हैं। शाखाएं तीन आधार पर हैं। एक तो स्थान के आधार पर, निर्भरता के आधार पर और लेखांकन के आधार पर। स्थान के आधार पर शाखाएं दो प्रकार की होती हैं, देशी शाखा और विदेशी शाखा। निर्भरता के आधार पर शाखा दो प्रकार की होती हैं, आश्रित शाखा एवं स्वतंत्र शाखा। लेखांकन के आधार पर तीन प्रकार की होती हैं, आश्रित शाखा, स्वतंत्र शाखा, विदेशी शाखा। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं देशी शाखा क्या होती है। यदि एक ही देश में शाखाएं स्थापित हों तो उसे हम कहते हैं देशी शाखा। जैसे एक ब्रांच तो हमारी सिकंदराबाद में है और दूसरी ब्रांच हमारी गाजियाबाद में हो तो वो हमारी देशी शाखा हुई। अब सेकंड है विदेशी शाखा। विदेशी शाखा क्या है, जब शाखा का जो मुख्य कार्यालय है वो तो एक देश में हो और जो उसकी दूसरी शाखा है वो दूसरे देश में हो। जैसे कि हमारा एक शाखा तो भारत में है और दूसरी शाखा अमेरिका में है या जापान में है, तो हम इसे बोलेंगे विदेशी शाखा। अब निर्भरता के आधार पर है आश्रित शाखा। देखो, आश्रित शाखा क्या होती है। आश्रित शाखा वो शाखा है जो पूर्ण रूप से प्रधान कार्यालय पर आश्रित होती है, यानी कि जो उसकी ब्रांच है, जो मेन ऑफिस है, वो उस पर आश्रित होती है। सेकंड है हमारी स्वतंत्र शाखा। स्वतंत्र शाखा क्या होती है, ऐसी शाखा जो प्रधान कार्यालय पर पूर्णतः आश्रित नहीं होती। वह प्रधान कार्यालय से प्राप्त माल को तो बेचती है, लेकिन जो उसके स्वयं माल क्रय करके भी बेचने का अधिकार होता है स्वतंत्र शाखा को, वो पूरी तरह से अपने मालिक पर निर्भर नहीं होती, यानी कि अपने प्रधान कार्यालय पर निर्भर नहीं होती। वो स्वतंत्र होती है, वो उसके माल को बेचने के साथ साथ वो अपना माल को खरीद कर भी बेच सकती है। तो अभी मैंने आपको बताया था आश्रित शाखा क्या है, वो इसके अंतर्गत ही आ जाएगी, स्वतंत्र शाखा भी और विदेशी शाखा भी। एक बार दोबारा बता देती हूँ, आश्रित शाखा तो वो होती है जो पूर्ण रूप से प्रधान कार्यालय पर आश्रित होती है। आश्रित शाखा में क्या है कि जो शाखा है वो सिर्फ अपने प्रधान कार्यालय पर निर्भर होती है, वो उसी को माल को बेचती है, वो अपने माल को नहीं बेच सकती। और स्वतंत्र शाखा में क्या है, वो पूर्ण रूप से प्रधान कार्यालय पर आश्रित नहीं होता, वो उसके माल को बेचने के साथ साथ अपना माल भी बेच सकता है। और विदेशी शाखा क्या है, विदेशी शाखा वह शाखा है जिसकी एक शाखा तो किसी देश में हो और दूसरी शाखा किसी और देश में हो। जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक शाखा भारत में है और दूसरी शाखा अमेरिका में है, तो ये हुई हमारी विदेशी शाखा। अब मैं आप सभी को ब्रांच अकाउंट का प्रारूप बताऊंगी इन हेड ऑफिस बुक्स, यानी कि
जो प्रधान कार्यालय है उसके खातों में, उसकी बही में। ब्रांच अकाउंट, इसकी लाइनें हैं पार्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। देखो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं टू बैलेंस बीडी। जितनी भी हमारी संपत्ति होती है प्रारंभिक वाली, सबसे पहले वो लिखी जाती हैं टू की साइड में। क्या क्या हो सकती हैं? ओपनिंग स्टॉक हो सकता है, यानी कि प्रारंभिक रहती है जो माल लगाया जाता है, ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओपनिंग पैटी कैश होती है, यानी कि जो रोकड़ लगाई जाती है, इसे हम लघु रोकड़ बोलते हैं, ओपनिंग पैटी कैश। और क्या लगा सकते हैं हम? ओपनिंग डेटर्स, यानी कि जो हमारे देनदार होते हैं वो भी यहीं पे आते हैं, ओपनिंग डेटर्स। और जो भी हमारी ओपनिंग संपत्ति होगी वो हम टू की साइड लिखेंगे बैलेंस बीडी के नाम से। अब सेकंड नंबर पे आता है जो शाखा को माल भेजा जाए, वो भी टू की साइड आएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, शाखा को भेजा गया माल। जो भी ये अमाउंट होंगी वो सब बाहर आ जाएंगी, या अंदर लिख के हम इन्हें जोड़कर एक साथ बाहर लिख सकते हैं। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, वो आ गई यहाँ पर। अब नेक्स्ट नंबर पे ध्यान रखेंगे टू कैश अकाउंट। इस कैश अकाउंट में क्या आएगा? जो एक्सपेंसेस होंगे किसके द्वारा? हेड ऑफिस के द्वारा। तो एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, यानी कि जो प्रधान कार्यालय खर्चे करेगा वो आएंगे टू की साइड। अब जैसे टू की साइड में आया है, ऐसे ही हमें बाय की साइड ध्यान रखना है। यहाँ पे तो हमने लिखा टू बैलेंस बीडी, यानी कि जो हमारी ओपनिंग संपत्ति होती हैं, असेट्स होती हैं। अब ऐसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। देखो बाय बैलेंस बीडी, यहाँ पे तो हमने जो लिखी थी वो ओपनिंग की हमारी संपत्ति थी, असेट्स थी। तो यहाँ पे हमारे ओपनिंग के दायित्व आएंगे। क्या क्या हो सकता है? एक तो हमारा ओपनिंग क्रेडिटर्स, यानी कि प्रारंभिक लेनदार, अमाउंट हम बाहर लिख देंगे। ओपनिंग क्रेडिटर्स हो गए, या कोई भी ओपनिंग हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी कि अदत्त खर्चे। तो जैसे यहाँ पे हमने संपत्ति लिखी, ऐसी हमारे यहाँ पर दायित्व आएंगे। अब सेकंड नंबर पे था टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, यानी कि शाखा को भेजा गया माल। यहाँ पे भी हम लिखेंगे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। ये तो शाखा को भेजा गया माल था, तो ये क्या है यहाँ पे? बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। यहाँ पे आएगी रिटर्न, जो वापसी होगी, बाय की साइड में। ध्यान रखेंगे शाखा को माल भेजा गया तो टू की साइड आएगा, और वापिस होगा तो बाय की साइड आएगा। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा था टू कैश अकाउंट, यानी कि जो खर्चे होंगे हेड ऑफिस द्वारा। तो खर्चे जब हम यहाँ लिखेंगे तो यदि कोई प्राप्ति होगी तो वो कहाँ पर आएगी? बाय की साइड आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तो देखो इसमें क्या क्या हो सकता है? एक तो कैश रिसीव हो सकती है, कैश रिसीव्ड। अब ये कैश रिसीव्ड में हमारी नकद बिक्री भी हो सकती है, कैश सेल्स। और क्या हो सकता है? कि देनदार से कोई पैसा मिला हो, यानी कि कैश फ्रॉम डेटर्स। तो यहाँ पे तो था हमारा खर्चा टू कैश अकाउंट, यानी कि एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। और यहाँ पे क्या आएगी? हमारी कैश रिसीव आएगी। कैश रिसीव में हमारे क्या हो सकता है? नकद बिक्री भी हो सकती है, या देनदार द्वारा रोकड़ प्राप्त भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम ध्यान रखेंगे टू बैलेंस बीडी, यानी कि जितनी भी ओपनिंग असेट्स होंगी, और बाय बैलेंस बीडी में जितने भी हमारे ओपनिंग लाइबिलिटीज़ होंगी, यानी कि दायित्व होंगे। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, यानी कि शाखा को भेजा गया माल, और बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, यानी कि जो रिटर्न होगी, वापसी होगी। टू कैश अकाउंट, यदि कोई खर्चा है तो टू की साइड आएगा। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, यानी कि मुख्य कार्यालय द्वारा किए गए। यदि कोई प्राप्ति है तो वो बाय की साइड आएगी। अब हमारा लास्ट क्या है? देखो जैसे हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा था टू बैलेंस बीडी, यानी कि जो हमारी संपत्ति थी ओपनिंग तो वो टू की साइड है। यदि यही संपत्ति हमारी क्लोजिंग हो तो वो कहाँ आएंगी? बाय की साइड आएंगी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं बाय बैलेंस सीडी।
जो भी हमारी ओपनिंग होती है वही हमारी क्लोजिंग होती है। जैसे हमने पहले लिखा था ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे क्या होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ऐसी हमने लिखी थी ओपनिंग पेटी कैश, तो यहाँ पे होगी हमारी क्लोजिंग पेटी कैश। और लिखा था हमने ओपनिंग डेटर्स, तो यहाँ पे होगा क्लोजिंग डेटर्स। जो भी अमाउंट होंगी वो बाहर लिख देंगे या तीनों को अंदर लिख देंगे, फिर उन्हें जोड़ के बाहर लिख सकते हैं। तो जो हमारी टू बैलेंस BD थी, जो ओपनिंग हमारी असेट्स होती हैं वो टू की साइड आती हैं, और यदि हमारी क्लोजिंग असेट्स हो तो वो बाय की साइड आएंगी। अब ऐसे ही हमने दायित्व लिखे थे, जो हमारी लाइबिलिटी थी वो हमने बाय की साइड लिखी थी ओपनिंग। यदि यही लाइबिलिटी क्लोजिंग हो तो वो कहाँ आएंगी, टू की साइड आएंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस CD। जैसे वहां पे हमने लिखा था ओपनिंग क्रेडिटर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग क्रेडिटर्स, या लिख देंगे क्रेडिटर्स एट दी एंड, यानी कि जो अंत में होंगे। ऐसे ही हमने वहां पे लिखा था ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यहाँ पे आएंगे क्लोजिंग, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं OS। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट दी एंड। तो ये हमारा प्रारूप हो गया। ध्यान रखेंगे सबसे पहले हमारे यदि संपत्ति दी हुई है ओपनिंग की तो वो हम टू की साइड लिखेंगे बैलेंस BD में। यदि दायित्व दिए हुए हैं तो बाय की साइड लिखेंगे। ये मैंने आमने सामने बिल्कुल इसलिए बता दिया है जिससे कि आपको याद रहे। यदि शाखा को माल भेजा गया है तो वो टू गुड्स एंड टू ब्रांच आएगा, और यदि वापिस आ रहा है तो वो बाय गुड्स एंड टू ब्रांच आएगा रिटर्न। ऐसी यदि कोई खर्चा हुआ है तो वो टू कैश अकाउंट के नाम से आएगा टू की साइड, और यदि कोई प्राप्ति हो रही है तो वो बाय कैश अकाउंट के नाम से आएगी बाय की साइड। ऐसे ही यदि हमारे जो हमने संपत्ति लिखी थी वो टू की साइड लिखी थी ओपनिंग, और यदि क्लोजिंग हो तो वो बाय की साइड आ जाएंगी। ऐसे ही हमारे जो दायित्व थे वो हमने बाय की साइड लिखे थे और अंत में दे रखे हो, यानी कि क्लोजिंग हो तो वो हमारे टू की साइड आएंगे। अब हमारा लास्ट क्या है, आंसर निकालना। हम टोटल कर लेते हैं लास्ट में। यदि हमारा आंसर आ रहा है टू की साइड, तो टू की साइड हम लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस। यदि टू की साइड आ रहा है तो ये हुआ हमारा प्रॉफिट, और यदि बाय की साइड आए तो बाय की साइड हम लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। यदि बाय की साइड आएगा तो ये होगा हमारा लॉस। जो भी हमारा टोटल होगा उसे दोनों तरफ लिख देंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। यदि टू की साइड आ रहा है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से आएगा, टू की साइड आएगा हमारा प्रॉफिट, और यदि बाय की साइड आएगा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्या आएगा, लॉस। तो ये हमारा प्रारूप हो गया। तो आज की वीडियो में मैंने आप सभी को बताया कि शाखा क्या है, शाखा खाते क्या हैं, और शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। तीन आधार पर होती हैं, स्थान के आधार पर होती हैं, निर्भरता के आधार पर होती हैं, और जो हमारे स्थान के आधार पर होती हैं वो देसी शाखा और विदेशी शाखा होती हैं, और जो निर्भरता के आधार पर होती हैं वो आश्रित और स्वतंत्र शाखा होती हैं। और ये हमारा ब्रांच अकाउंट का प्रारूप है। तो आज आप सभी ब्रांच अकाउंट का कॉन्सेप्ट और इस प्रारूप को अच्छे से समझ लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन सिखाऊंगी। तो आज की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।